नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिन भर की स्पेस और डिफेंस खबरों से अवगत कराते हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने टॉर्पीडो स्मार्ट के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख टेक्नोलॉजी सफलता साबित होगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं डीआरडीओ और उनके हितधारकों को इसकी बधाई देता हूं। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि टॉर्पीडो के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज को ओडिशा तट से 2 व्हीलर द्वीप से सोमवार सुबह 11:45 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये प्रक्षेपण पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। ये ट्रैकिंग स्टेशन, जिसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, तट और टेलीमेट्री स्टेशनों के साथ नीचे के जहाजों सहित सभी चीजों पर निगरानी कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो दक्षिण कश्मीर को लेकर आ रही है, जहां एक बार फिर से इन आतंकियों ने भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के रोड ओपनिंग पार्टी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इसके बाद वे तुरंत फरार हो गए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों की पहचान कर ली गई है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस हमले में लश्कर ए तोयबा आतंकी संगठन का हाथ है, इन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस हमले में सीआरपीएफ के 110 बटालियन के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हैं। वीरगति को प्राप्त हुए इन सैनिकों का नाम ड्राइवर कांस्टेबल धर्मेंद्र त्रिपाठी और शैलेश प्रताप है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन की धमकियों को लेकर आ रही है। दरअसल चीन प्रोपेगेंडा फैलाता है, इसके अलावा धमकियां भी देता है। तो ऐसे में एक नई धमकी जो सामने आई है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल चीन के सरकारी भोपू, यानी कि जिसको हम भोपू कह सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीनी सेना भारत के हाल ही में बनाए गए अटल टनल को बर्बाद कर देगी। चीन ने आरोप लगाया है कि जिस जगह पर टनल बनी है ये इलाका भारत की कम आबादी वाला है। इस सुरंग का मकसद केवल और केवल सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। चीन के विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम में लिखा, अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन है जिससे इस सुरंग को बेकार किया जा सकता है। भारत को संयम बरतना चाहिए और उकसावे से बचना चाहिए। हालांकि चीन को इस बात की चिढ़ है कि भारत लगातार सड़कों का निर्माण कर रहा है, वो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिससे भारत की लॉजिस्टिक और सैन्य क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अटल टनल के निर्माण से चीन का दुखड़ा सामने आया है और उसका सरकारी जो भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, वो कुछ भी बोल सकता है। ऐसे में उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध किसी रणनीति से लड़ा जाता है, ना कि ज्यादा सेना और हथियारों से। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना प्रमुख को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के संदर्भ में खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस वक्त बेहद अच्छी स्थिति में है और देश की सुरक्षा को देखते हुए सभी क्षेत्रों में काफी मजबूती के साथ तैनाती की गई है। यहाँ पे आरकेएस भदौरिया जी ने कहा कि चीन की वायु शक्ति, यानी कि उनकी जो वायुसेना है, वो भारत की क्षमताओं से बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विरोधियों को कम नहीं आंकना चाहिए। उनके अनुसार अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तरी और पश्चिमी, यानी कि दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान के साथ भारतीय वायुसेना किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पूर्वी लद्दाख की स्थिति और क्षेत्र में चीन के संभावित खतरे के बारे में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आप आश्वस्त रहिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम मजबूती के साथ तैनात हैं। हमने सभी क्षेत्रों में अपनी तैनाती की है। लद्दाख एक छोटा हिस्सा है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि उत्तरी सीमा पर किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना काफी अच्छी स्थिति में है। राफेल विमानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वायुसेना में इनके शामिल होने से भारत को एक बढ़त मिली है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 5 महीनों से गतिरोध बना हुआ है, जिसमें दोनों के रिश्तों में महत्वपूर्ण तनाव आया है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अन्य स्थानों पर सुखोई 30 MKI, जागुआर और मिराज 2000 जैसे अपनी अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को पहले से ही तैनात कर रखा है। वायुसेना रात में भी पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में युद्धक हवाई गश्त कर रही है, जिससे चीन को यह संदेश दिया जा रहा है कि वो इस पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड समय में राफेल, चिनूक, अपाचे को ऑपरेशनल के लिए तैयार कर दिया। अगले 3 साल में राफेल और LCA मार्क 1 स्क्वाड्रन पूरी ताकत के साथ ऑपरेट होंगे। साथ ही उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में 83 लाइट कॉम्बैट तेजस मार्क 1A के लिए जल्द ही आदेश देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फिलहाल 83 LCA मार्क 1 पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। उसके बाद MFRA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि मेक इन इंडिया होंगे, और दूसरी पंक्ति में LCA संस्करणों पर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA को भारतीय वायुसेना प्रमुखता दे रही है। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम सभी RFI, जो कि 114 MFRA के लिए है, उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम कॉल लेने के मामले में सभी मुद्दे अभी मेज पर है।
जब निर्णय लेंगे तब हम आपको बताएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और रूस को लेकर आ रही है। हाई एल्टीट्यूड में युद्ध लड़ने के लिए भारत रूस के साथ स्पिरिट लाइट टैंक्स की जो वार्ता कर रहा है वो अब उन्नत चरण पर पहुंच चुकी है। भारत रूस से स्पिरिट SDM-1 लाइट टैंक्स लेगा और इसे जुलाई के अंत तक फास्ट ट्रैक के माध्यम से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस के जरिए इस डील को किया जाएगा। आपको बता दें कि चीन ने LAC पर टाइप 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय कर रखा है। ऐसे में भारत भी अब लाइट टैंक्स की प्राप्ति के लिए रूस के साथ बातचीत कर रहा है। रूस के नए टैंकों का परीक्षण चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि अगर ये डील फाइनल होती है तो फाइनल होने से पहले उन्हें भारत में कई कठोर फील्ड टेस्ट के लिए शामिल किया जा सकता है। भारत में पहली खेप लगभग 2 दर्जन ऐसे टैंकों की आएगी और इनकी लागत करीबन 500 करोड़ रुपए से कम हो सकती है। आपको बता दें कि स्पिरिट SDM-1 लाइट टैंक बाय एयर कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। भारत के द्वारा संचालित T-72 और T-90 के साथ इसकी कई समानता है, इसीलिए बहुत कम प्रशिक्षण की जरूरत होगी इसे चलाने वालों को। T-90 के समान ही इसमें भी 125 mm की गन लगी हुई है। भारत के पास एक मजबूत टैंक बल है, लेकिन ये सभी भारी युद्धक टैंक है। अगली खबर की बात करते हैं तो बांग्लादेश और चीन को लेकर आ रही है। जहां एक तरफ चीन के इशारे पर नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान LOC से सटे इलाकों पर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। अब इस बीच चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को साधने की कोशिश कर रहा है। चीन और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों के 45 साल पूरे हुए। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वे बांग्लादेश और चीन की रणनीतियों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेशी नेताओं के साथ खड़े हैं। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी नई ऊंचाइयों पर जा सकेगी। आपको बता दें कि चीन ने बांग्लादेश में 26 अरब डॉलर का निवेश किया है और 38 अरब डॉलर निवेश करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बांग्लादेश उन देशों में शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में सबसे अधिक निवेश किया है। बांग्लादेश चीन से लगभग 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि चीन को बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की कीमत आयात के मुकाबले बहुत कम है। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई जवाब है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।